नमस्कार दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से ब्रिटिश व्यवस्थाओं का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ना प्रारंभ हो चुका था और उसके बाद जो भारत में उपनिवेशवाद की प्रक्रिया चालू हुई थी तो उसके 3 चरणों को हमने देखा था। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इस बात पर ध्यान देंगे कि उनका जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसने किस तरह से भारत को प्रभावित किया और इसके क्या क्या परिणाम निकल कर सामने आए। तो समझना चालू करते हैं हम। तो ब्रिटिश काल के पहले भी भारत में लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, लेकिन इस समय की विशेषता ये थी कि यहाँ के जितने भी राजा थे वो सारे के सारे यहाँ से टैक्सेस लेते थे और टैक्सेस को लेकर उसका यूज़ वो स्वयं के खर्चों में करते थे, जनता के कल्याण के लिए करते थे या कोई स्मारक बनाते थे। तो इसकी वजह से यहाँ का पैसा यहीं रह जाता था। और इसके अलावा ये भी होता था कि जब भी कोई आपदा की स्थिति आती थी तो ऐसे समय में जो शासक थे वो धन को, जो टैक्स की वसूली थी उसको रोक दिया करते थे या उसे कुछ समय के लिए टाल दिया करते थे। जैसे कि हमने पढ़ा भी था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। जैसे हम जानते भी हैं कि मध्यकालीन इतिहास में बड़ा ही प्रमुख शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। उसने एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम में थोड़ा चेंजेस लेके आया था जो गंगा के क्षेत्रों में होती थी, गंगा के उपजाऊ क्षेत्रों में, गंगा के मैदानी क्षेत्रों में होती थी। तो उसकी वजह से जब प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए तो उसने एक नए विभाग की स्थापना भी की थी दीवानी को ही, और कृषकों को तकावी ऋण भी दिया था। तो इस तरह से जो उस समय के शासक थे भू राजस्व की वसूली करके अपने राजस्व में वृद्धि तो करते ही थे, परंतु आपदा के समय में किसानों की सहायता भी करते थे। साथ में वो फसलों की उपज या पैदावारी बढ़ाने के लिए भी प्रयासरत रहते थे। लेकिन अंग्रेज जो है भारत में कोई अच्छे उद्देश्य तो आए नहीं थे, बल्कि वो तो यहाँ लाभ कमाने आए थे। और अगर हम इनके इतिहास को देखें तो 1857 की क्रांति तक यहाँ पे पूरी तरह से शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में जुड़ा हुआ कंपनी और इसका प्रमुख उद्देश्य था लाभ की प्राप्ति करना। तो इसलिए जब 1757 के पश्चात जब इनको पलासी के युद्ध में जब इन्होंने बंगाल के नवाब को पराजित कर दिया तो उसके बाद भी यहाँ की अर्थव्यवस्था पर इनका कंट्रोल होना चालू हो गया, लेकिन पहले बंगाल तक ही सीमित था। फिर बाद में जब 1764 का युद्ध हुआ, 1764 का जब युद्ध हुआ बक्सर की लड़ाई, और उसके पश्चात जब इलाहाबाद की संधि हुई तो इलाहाबाद की संधि के द्वारा इन्हें 3 जगहों पर कृषि का अधिकार मिल गया। 3 जगह दीवानी का अधिकार मिल गया। वो 3 जगहें थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अब इनका तो उद्देश्य था कि अधिक से अधिक लाभ प्राप्ति का प्रयास करना। तो इन्होंने क्या किया कि उसे ठेके पर देना प्रारंभ किया। पहले 1 साल के लिए ठेके पर देते थे और किसी एक व्यक्ति को दे दिया करते थे कि भाई कि आप जो भी आपको राजस्व की प्राप्ति होगी उसका कुछ हिस्सा आप रख लेना और बाकी हिस्सा राजकोष में जमा कर देना। पर इसकी वजह से होता ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो आय होनी थी उसमें बड़ा फ्लक्चुएशन था, कभी ज़्यादा आय होता था, कभी कम आय होता था। इसके अलावा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार भी व्याप्त था। तो इसकी वजह से जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है उसने एक नया भू बंदोबस्त प्रारंभ किया, एक लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम प्रारंभ किया जिसे हम स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। तो स्थायी बंदोबस्त में ये हुआ कि जो ज़मीन का जो स्वामी है वो मान लिया गया जमींदारों को, और कृषकों को किसी भी तरह से ज़मीन के ऊपर अधिकार नहीं दिया गया। उनका केवल एक ही काम था कि उनको टैक्स देना था जमींदारों को, और जो जमींदार जो होते थे वो 11% टैक्स को अपने पास रखते थे और 89% को वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खजाने में जमा कर दिया करते थे। तो ये जो व्यवस्था थी ये थी बंगाल में प्रारंभ हुई, बिहार में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और गाजीपुर में, और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में लागू हुआ। तो इस तरह से स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत करीब 19% जो एरिया था वो एरिया स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत था। तो इस तरह से इसमें जो जमीन के स्वामी थे वो माने गए कौन? जमींदार। अब इसमें जमींदारों को ही जमीन का स्वामी क्यों माना गया? उसका कारण ये था कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था खुद भी एक जमींदार था। तो और उन्होंने देखा था कि किस तरह से जमींदारों ने वहाँ पे फसल के उत्पादन में हेल्प किया, कहाँ? ब्रिटेन में। और जिसकी वजह से
कालांतर में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी हुआ, तो इसने सोचा कि भाई अगर हम जमींदारों को ज़मीन का स्वामी मान लेंगे तो ये क्या करेंगे कि अधिक से अधिक उपज बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और जितना ज़्यादा उपज बढ़ेगा, जितना ज़्यादा उत्पादन बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा राजकोष में धन की आमद होगी। ऐसा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सोचा और इसीलिए उसने जमींदारों को ज़मीन का स्वामी मान लिया। परंतु भारत में हुआ इसका उल्टा। क्या क्या उल्टा हुआ? अगर इसको हम दो भागों में बांट के देख सकते हैं। पहले भाग में तो ये था कि इनसे ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ फ़ायदा भी हुआ। जब सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हुआ कि इनको जमींदार के रूप में एक ऐसा वर्ग मिल गया जो अंग्रेज़ों का हिमायती था और ईस्ट इंडिया कंपनी का सपोर्ट करता था। इसलिए हम देखेंगे कि 1857 की जब क्रांति भी हुई तो जमींदार वर्ग ने, कुछ जमींदारों को छोड़कर जो अधिकतर जो जमींदार वर्ग थे, उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। और क्या फ़ायदा हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि अब जो अंग्रेज़ों को जो हर साल अलग अलग लोगों को नीलामी पे भू राजस्व वसूली का काम देना पड़ता था, अब उस झंझट से मुक्त हो गए। उनको एक निश्चित आय और रकम की प्राप्ति होने लग गई। तो ये कुछ बेनिफिट्स हुए उनको। लेकिन नुकसान क्या क्या हुआ? नुकसान तो ये हुआ कि एक समय तक ही उनको आय की प्राप्ति निश्चित होती रही, लेकिन समय के साथ साथ जमींदारों की आय बढ़ने लग गई, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का राजस्व स्थिर रहा। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इसकी वजह से किसानों में गरीबी आने लग गई, क्योंकि टैक्स की दर बहुत ज़्यादा थी और ऐसे लोगों को अब जमींदारी मिलने लग गई जिनको वास्तव में जमींदारी के विषय में कुछ ज्ञान नहीं था। ये एक तरह से सटोरिये थे जो अधिक राजस्व वसूली के नाम पे किसी क्षेत्र विशेष का ठेका ले लिया करते थे और स्वयं उपस्थित नहीं होते थे, बल्कि अपने एजेंटों के माध्यम से वहाँ पे टैक्स की वसूली करते थे। तो इसकी वजह से ऐसे जमींदारों को वर्ग तैयार हुआ जो रहता तो शहरों में था, लेकिन अपने एजेंटों के माध्यम से वो जमींदारी से संबंधित जो भी राजस्व था उसे वसूलता था। इसकी वजह से वो जो किसानों के दर्द है उसे समझने में वो सक्षम ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि भाई वो रहते थे शहर में, किसान रहते थे गाँवों में, तो वो किस तरह से किसानों के दर्द को समझ सकते? तो वो किसानों के दर्द को नहीं समझ सकते थे। अब राजस्व की दर बहुत ज़्यादा थी, भू राजस्व की दर बहुत ज़्यादा थी, तो उसको पटाने के लिए कई बार किसानों को साहूकारों से ऋण भी लेना पड़ता था और ऋण की दर इतनी ज़्यादा होती थी कि वो ऋण चुका नहीं पाते थे और अंततः बंधुआ मजदूर बन जाया करते थे या भूमिहीन मजदूर बन जाया करते थे। तो इस तरह से जो किसान थे वो साहूकारों के चंगुल में फंस गए। अब मैंने पहले ही बताया कि जो जमींदार थे, तो अधिकतर जो जमींदार थे वो शहरों में रहते थे, कृषक जो है गाँवों में रहते थे। तो उनको खेती किसानी से कोई मतलब था नहीं, उनको राजस्व की वसूली से मतलब था। इसकी वजह से उन्होंने ज़मीन के उत्पादन या पैदावारी बढ़ाने पर कोई जोर ही नहीं दिया, जिसकी वजह से धीरे धीरे फसलों का उत्पादन भी कम होने लग गया। तो इस तरह से स्थायी बंदोबस्त में कुछ फ़ायदे थे अंग्रेज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन भारतीयों के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें नुकसान ही ज़्यादा था। अब जो दूसरी बंदोबस्त व्यवस्था थी, उस बंदोबस्त व्यवस्था का नाम था रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त में क्या होता था? इस बंदोबस्त में किसान और अंग्रेजों के बीच में कोई बिचौलिया नहीं था। जिस तरह से स्थायी बंदोबस्त में किसान और अंग्रेजों के बीच में जमींदार ग्रुप में एक बिचौलिया था, तो उस तरह का कोई बिचौलिया रैयतवाड़ी बंदोबस्त में नहीं था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में सब कोई बिचौलिया नहीं था। इसमें डायरेक्ट अंग्रेज अधिकारी जो होते थे वही कर की वसूली करते थे किसानों से, और इसके संकल्पनाकार थे रीड और मुनरो, और यह सबसे पहले लागू किया गया था 1792 में कर्नल रीड के द्वारा 12 महल जिले में, और फिर बाद में 1820 में इसे मद्रास में भी लागू कर दिया गया। 1825 में यह मुंबई में लागू हो गया और 1858 में यह दक्षिण भारत के अधिकतर क्षेत्रों में लागू कर दिया गया। अब इसमें क्या होता था? इसमें भी किसानों को अपनी उपज के करीब आधा भाग राजस्व के रूप में चुकाना पड़ता था अंग्रेजों को, और इसमें प्रत्येक 30 वर्ष के बाद लगान की दर की समीक्षा होती थी। और व्यवस्था के तहत जो 51% जो भूभाग था वो था वो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत था। और इस अवस्था में भी किसानों को शोषण होता था, क्योंकि उन्हें चाहे वो आपदा आए या और कोई भी कठोर परिस्थितियाँ पैदा हो जाए, उन परिस्थितियों में भी उन्हें राजस्व देना पड़ता था। इसके अलावा राजस्व की दर बहुत ज़्यादा थी, तो यहाँ इस क्षेत्र के किसान भी क्या होने लग गए? साहूकारों के चंगुल में फंसने लग गए। तो इस तरह से रैयतवाड़ी बंदोबस्त भी किसानों के लिए कोई बेनिफिशियल नहीं था। अब एक तीसरा बंदोबस्त देख लेते हैं, तो वो था महलवाड़ी व्यवस्था।
इस व्यवस्था में भी क्या था, इस व्यवस्था में ये होता था कि किसी ग्राम की इकाई मान ली जाती थी और उस ग्राम को इकाई मानने के बाद उसी के आधार पर टैक्स की वसूली होती थी और टैक्स वसूली का कार्य जो था वो ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के प्रमुख को दे दिया जाता था। तो वही क्या करता था कि साल में टैक्स कलेक्शन करके राजकोष में जमा करता था। परंतु इस व्यवस्था में भी दिक्कत यही था क्या कि किसान राजस्व भू राजस्व की दर बहुत ज़्यादा थी, किसान परेशान होने लग गए। अब ये कहाँ कहाँ लागू हुआ? अब ये लागू हुआ था कहाँ? आपका उत्तर पश्चिम भारत में लागू हुआ था ज़्यादातर। ये जो राजस्व व्यवस्था थी महलवाड़ी वो उत्तर पश्चिम भारत में लागू हुआ था, मध्य प्रांत में लागू हुआ था, पंजाब प्रांत में लागू हुआ था और इसके अंतर्गत लगभग 30% भूभाग शामिल था। और इस व्यवस्था के जो जन्मदाता थे वो थे हार्ट मैकेंजी और इसे अच्छी तरह लागू करने का श्रेय जाता है मार्टिन बर्ट को। तो इस तरह से ये तीनों ही व्यवस्थाएं भारत के किसानों के लिए लाभदायक था नहीं, बल्कि उल्टे इसकी वजह से किसान भूमिहीन होने लग गए, किसानों में गरीबी आने लग गई और चूंकि राजस्व की दर इतनी ज़्यादा होती थी कि किसान से चुकाने के पश्चात अपने लिए कोई सरप्लस अनाज बुरे समय के लिए बचा के रख नहीं पाते थे। इसलिए जब बड़े पैमाने पर अकाल पड़ते थे तो उसमें बड़े पैमाने पर किसानों की मृत्यु भी हो जाती थी, गांव का गांव साफ हो जाया करता था। और इससे क्या हुआ इन राजस्व व्यवस्था की वजह से? राजस्व व्यवस्था की वजह से ये हुआ कि इससे पहले मतलब अंग्रेजों के आने के पहले जो भूमि थी पूरी गांव की मानी जाती थी, सामुदायिक उसके ऊपर अधिकार हुआ करता था, उसको खरीदना या बेचना संभव नहीं था। परंतु अंग्रेजों ने क्या किया, भूमि को भी एक संपत्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया। अब उसे आसानी से बेचना खरीदना कर सकते थे, गिरवी भी रख सकते थे। और इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से ये हुआ कि जो उस समय का सामाजिक ताना बाना था पूरी तरह टूट गया। जोतों का बहुत ज़्यादा विखंडन होने लग गया, विखंडन होने की वजह से बहुत ज़्यादा उत्पादन कम हो गया। अंग्रेजों के आने के पहले तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से आत्मनिर्भर थी। उन्हें कुछ सामान लेने के लिए ही शहरों की ओर रुख करना पड़ता था। अधिकतर सामान वो गाँव में उत्पादित कर लिया करते थे। लेकिन इसकी वजह से मतलब इस भू राजस्व व्यवस्था की आने की वजह से जो स्वनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था था उसको भी क्या लग गया? धक्का लग गया। तो इस तरह से इन तीनों भू राजस्व व्यवस्थाओं की वजह से जो किसान जो थे वो बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गए, जिसकी वजह से जब 1857 की क्रांति हुई तो उसमें इसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतनी ही बातें। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।